एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, कह रहा है चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय फंक्शन दे रखा है 2x+3 और x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करना है। और चेक कैसे करना है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि फंक्शन की लिमिट्स निकाल लो, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और जिसको हम कॉमन लिमिट कह देते हैं, ठीक है ना। और फंक्शन की वैल्यू निकाल लो उस पॉइंट पे और देखो क्या उसका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर मैच कर रहा है तो बोलना है कि भाई ये तीनों वैल्यू सेम आ रही है, तो मतलब उस पॉइंट पे पेन उठाना नहीं पड़ेगा, उस पॉइंट पे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। और अगर मैच ना करे, या तो लिमिट्स का आंसर मैच ना करे, दोनों लिमिट का वैल्यू मैच ना करे, लिमिट का वैल्यू मैच करे पर फिर उसका वैल्यू उस फंक्शन पे जो वैल्यू आ रही है उससे मैच ना करे, मतलब दोनों लिमिट्स का आंसर मैच कर जाए पर फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है उस पॉइंट पे उससे मैच ना करे, तो सिंपल बोलना होता है कि भाई उस पॉइंट पेन उठाना पड़ेगा, मतलब ठीक है ना। जिसका आप एक अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हो, ये वाला जो फंक्शन है, इसमें अगर आप देखो तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है 4, राइट हैंड लिमिट आ रहा है 4, ठीक है ना, इस फंक्शन का। लेकिन उस पॉइंट पे वैल्यू क्या है, उस वैल्यू है नॉट डिफाइंड, उस पॉइंट पे इटसेल्फ जो वैल्यू वो नॉट डिफाइंड है। तो आप कह सकते हो ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का आंसर पॉइंट के आंसर से मैच नहीं कर रहा है, समझ गए ना। तो इसका मतलब पेन वहाँ पे उठाना पड़ेगा, तो मतलब पेन वहाँ पे उठाना पड़ेगा। अभी आपको बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, समझ गए ना। तो ये तरीका हो जाता है चेक करने का कि भाई ये मैच करे तो पेन नहीं उठाना पड़ेगा उस पॉइंट पे, ये इक्वल आ जाए तो कंफर्म हो जाता है पेन नहीं उठाना पड़ेगा। अगर आप उस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा और मैच ना करे, ये ना हो या ये ना हो, तो समझ में आ जाता है कि पेन वहाँ पे उठाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको कैसे करना है, बोलेंगे सिंपल लिमिट्स निकालो, ठीक है ना। और हम बोलेंगे इसका लिमिट निकालना बहुत आसान है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसमें सीधा वो ए ही डाल देना होता है, ठीक है ना। और ए डाल के जो लिमिट निकलता है वो कौन सा लिमिट निकलता है, हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कौन सा लिमिट निकलता है, हम बोलेंगे वो कॉमन लिमिट निकलता है, सीधा कॉमन लिमिट। दोनों का जो कॉमन आंसर निकलता है ना, कॉमन लिमिट जो दोनों के आंसर के बारे में बात करता है, सीधा वो कॉमन लिमिट निकलता है, समझ गए। मतलब सीधा इसके अंदर अगर मैं ये 1 डाल दूंगा ना, एक्स अप्रोचेज 1 जैसे ही डाल दूंगा, इसका लिमिट जब मैं निकालूंगा, लिमिट ऑफ ऐसे लिखना एफ ऑफ एक्स निकाल रहा हूँ मैं, एज एक्स अप्रोचेज 1, फिर ऐसे लिख देना मैं लिमिट हो गई, फंक्शन है मेरा 2x+3, एज एक्स अप्रोचेज 1 निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। और क्योंकि पॉलिनोमियल तो सीधे इसमें 1 ही डाल दूंगा, तो 2 1 + 3, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे ये क्या निकले, बोले ये कॉमन लिमिट निकलेगी, मतलब लेफ्ट राइट दोनों तरफ से आंसर यही आएगा, मतलब जो आंसर आ रहा है जो कि आएगा 5, दोनों तरफ से आंसर 5 ही आएगा, समझ गए ना। ये पॉलिनोमियल में लिमिट निकालना बहुत आसान है, समझिए। इसमें लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट अलग 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 से आपको कुछ नहीं निकालना। पॉलिनोमियल में बहुत सीधा, पॉलिनोमियल बहुत आसान होता है, सीधा वो नंबर डाल दो और वो नंबर डाल के सीधा कॉमन लिमिट निकल जाता है, लेफ्ट राइट दोनों का जो आंसर कॉमन जो आंसर होता है वो कॉमन आंसर आ जाता है, समझ गए ना। पॉलिनोमियल में बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो हम लेके सीधा लिमिट का आंसर आ गया बोलेंगे, और फंक्शन के वैल्यू निकाल दो उस पॉइंट ए पे, मतलब ए पे वो जो भी पॉइंट है 1 पे, सो वो आ जाएगा 2 1 + 3 जो कि 5 आ जाएगा। बोलेंगे देखो भाई 1 पे जो लिमिट्स का आंसर आ रहा है वो 5 आ रहा है, और 1 पे वैल्यू भी 5 आ रहा है, तो मतलब उस पॉइंट पे पेन नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि समझ गए ना। तो हम बोलेंगे एस, इसको ऐसे लिख देना, एस जो लिमिट का आंसर है एफ ऑफ एक्स का एज एक्स अप्रोचेज 1 पे, वो आंसर F1 से मैच कर रहा है, ठीक है ना। फिर लिख सकते हो ऐसे करके कि सो फंक्शन इज कंटिन्यूस, सो एफ इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पर जो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, समझ गया ना, ऐसे करके लिखना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहा है कि एग्जामाइन वाइदर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रहा है, फंक्शन दे रहा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और आपको पॉइंट दे रहा है 0, तो एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करना है इसको, ठीक है ना। अगेन यही चीज़ करना है आपको कि लिमिट्स निकालो और वैल्यू निकालो, ठीक है ना। सो लिमिट निकालेंगे, इसका लिखना है ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोच 0, ऐसा क्यों लिखना है मैं बाद में बताऊँगा, कुछ आगे के क्वेश्चन आएंगे तब ये काम आएगा कि पहले मैं फंक्शन लिखता हूँ फिर मैं लिखता हूँ फंक्शन है क्या, पहले मैं एफ ऑफ एक्स लिखता हूँ फिर लिखता हूँ फंक्शन है क्या। तो लिमिट निकालनी है एक्स स्क्वायर की, ठीक है ना। और अगेन ये भी पॉलिनोमियल तो सीधा वो कॉमन लिमिट सीधा आ जाएगा, इसमें सीधा 0 डाल दो, तो 0 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और बोलेंगे F0 का आंसर क्या आएगा, बोले वो भी 0 डाल के सीधा 0 आ जाएगा वो भी, समझ गए ना। सो फिर से आपको यही बोल देना है यहाँ पे दैट एज लिमिट वो एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोच 0 का जो आंसर आ रहा है वो F0 के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। सो एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, समझ गए ना, ऐसे करके सिंपल सा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय मॉड एक्स के बारे में कह रहा है।
और कह रहा है आपको एट एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करना है, ठीक है ना। तो मोड एक्स होता है क्या है, मोड एक्स होता है आपका ये एक्स होता है फॉर एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और माइनस एक्स होता है फॉर एक्स का वैल्यू लेस देन 0 के लिए, ठीक है ना, जैसे हमने पहले बात करा है, ठीक है। इसका ग्राफ अगर हम बात करें, ग्राफ ऐसा बनता है इसका, यहाँ पे 0 पड़ेगा ना, कहता है 0 पे आपको चेक करके बताना है कि 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं, जो कि आप ग्राफिकली वैसे कंफर्म कर सकते हो कि 0 पे ग्राफ बनाते समय पेन उठाना पड़ता है। अब जब मैं 0 पे ग्राफ बनाऊंगा तो पेन थोड़ी उठाना पड़ रहा है, 0 पे ग्राफ बनाते समय पेन उठाना थोड़ी पड़ रहा है, बन जा रहा है ना, बगैर पेन उठाए ग्राफ बन जा रहा है। हाँ, तो मतलब ग्राफ कंटिन्यूस है 0 पे, समझ गए ना। अब वो कह रहा है मुझे इसको थोड़ा वैसे साबित करके दिखाओ, तो साबित करने का तरीका लिख के कैसे साबित करना है आपको, वो लिमिट्स वगैरह निकाल के दें, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। लेकिन अब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने में थोड़ा सा पंगा पड़ेगा, मतलब क्यों, क्योंकि जब आप 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, 0 इस फंक्शन का जब 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो आप लेफ्ट से अप्रोच करोगे, लेफ्ट से जब अप्रोच करोगे तो टेबल वाइज जैसे लेफ्ट से अप्रोच करते हैं, सो 0 पे अगर लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो टेबल वाइज तो क्या डालोगे, -1 माइनस का 0.5 माइनस का 0.1 माइनस का 0.01 ऐसे करके डालोगे ना, समझ गए ना। तो जब आप यहाँ से लेफ्ट से अप्रोच करोगे, ये सब नंबर डालोगे, तो भाई ये फंक्शन मैंने जैसे पहले भी आपके साथ डिस्कस करा है, इस साइड के लिए एक्स होता है, इस साइड के लिए माइनस एक्स होता है, इस साइड के लिए एक्स, इस साइड के लिए माइनस एक्स फंक्शन ऐसे करना, 0 के उस साइड के लिए एक्स होता है, साइड के लिए माइनस एक्स होता है, बिहेवियर चेंज करता है, ठीक है। डेरिवेटिव पढ़ाते समय मैंने ये सब डिस्कस किया था आपके साथ, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि भाई ये तो ऐसे करता है, तो जब मैं यहाँ पे इसमें डालूंगा -1, जब लेफ्ट से अप्रोच करूँगा 0 की तरफ, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ, लेफ्ट से अप्रोच कर रहा हूँ 0 की तरफ, तो मैं ये डालूंगा क्या बोलते हैं -1 माइनस का 0.5 माइनस का 0.01 माइनस का जो भी नंबर यहाँ से डालूंगा वो सब डालेंगे तो इसके अंदर, क्योंकि इस साइड के किसी भी नंबर के लिए फंक्शन तो ये होता है। आई मेरी बात आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे ही इस साइड का आप कोई भी नंबर डालते हो फंक्शन कहता है मैं तो -x की तरह बिहेव करता हूँ, आप इस साइड का कोई भी नंबर डालोगे, और मैं जब 0 से लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ तो मैं 0 नहीं डालूंगा, ध्यान रखना, मैं 0 के लेफ्ट का ही कोई नंबर डालूंगा, 0 पॉइंट माइनस का 0 माइनस का 1 माइनस का 0.5 माइनस का 0.1 माइनस का 0.01, मैं 0 के लेफ्ट का ही कोई नंबर डालूंगा, ये वो नंबर 0 से छोटा ही होगा, तो क्लियरली उसके लिए फंक्शन -x की तरह बिहेव करेगा, मुझे -x में ही डालना पड़ेगा वो नंबर, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते समय मुझे -x का फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा, और राइट हैंड लिमिट जब मैं निकालूंगा 0 की तो मैं डालूंगा 1 0.5 0.1, समझ गए, तो 0 से एक बड़ा नंबर होगा, और इस साइड के जितने भी पॉइंट्स हैं उनके लिए फंक्शन x होता है, उनके आंसर मुझे x से निकालने होते हैं, तो उस राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए मुझे x फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर हमारे को लेफ्ट और राइट लिमिट अलग अलग फंक्शन से निकलेगा, इसलिए इसका लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट अलग अलग निकालना पड़ेगा। बाकी इन फंक्शंस में कोई दिक्कत नहीं थे, नॉर्मल पॉलिनोमियल फंक्शन थे, इसका सीधा ही निकल जाता है आंसर, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट का आंसर सीधा वो a डालने से, सीधा वो 1 डालने से ही आंसर आ जाता है। क्योंकि अब सोच के देखो, जैसे ये जो फंक्शन, जैसे एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, क्वाड्रेटिक, ये पैराबोला होता है ना एक्स स्क्वायर का ग्राफ, पैराबोला होता है ऐसा एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है ना। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा पैराबोला होता है। अब एक बात बताना कि इस साइड के लिए फंक्शन क्या है, अब बोले एक्स स्क्वायर, इस साइड के लिए फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर, तो 0 के लेफ्ट के लिए 0 के राइट के लिए फंक्शन एक्स स्क्वायर ही था, तो मैं 0 के लेफ्ट से अप्रोच करूँ राइट से अप्रोच करूँ फंक्शन एक्स स्क्वायर है, दोनों तरफ से फंक्शन एक्स स्क्वायर की तरह ही बिहेव करता है, तो उसकी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों एक्स स्क्वायर से ही निकलेगी, मतलब समझे, दोनों मतलब लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों एक्स स्क्वायर से निकलेगी। सो वहाँ पे आपको लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट अलग अलग करके निकालने का कोई टेंशन नहीं था, तो सीधे हम कॉमन लिमिट ही निकालते हैं। अयुब मेरी बात आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। इस वाले फंक्शन के अंदर जब हम इसका लिमिट निकालते हैं तो लेफ्ट लिमिट अलग और राइट लिमिट अलग 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 निकालने का कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि 0 के लेफ्ट पे राइट पे फंक्शन दोनों तरफ एक्स स्क्वायर की तरह ही बिहेव कर रहा है, तो उसकी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों एक्स स्क्वायर से निकलेगी, तो सीधा हम उसकी कॉमन लिमिट निकाल देते हैं एक्स स्क्वायर से। लेकिन यहाँ पे मॉड एक्स के अंदर हम बोलेंगे इसका लेफ्ट लिमिट निकलेगा -x से, राइट लिमिट निकलेगा x से, वो दोनों लिमिट हमारे को अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि समझ ना अलग अलग फंक्शन उसके आंसर्स दे रहे हैं, तो वहाँ पे अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जहाँ पे ऐसा हो फंक्शन है, आप कोई फंक्शन है जो आप किसी पॉइंट पे लिमिट निकाल रहे हो और उसके लेफ्ट राइट पे फंक्शन एक ही तरीके से बिहेव कर रहा है, तो हम सीधा कॉमन लिमिट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके लेफ्ट राइट पे किसी पॉइंट पे आप लिमिट निकाल रहे हो, उसके लेफ्ट राइट पे फंक्शन अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, तो आपको फिर अलग अलग लिमिट निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। इसको याद रखना, आगे काम आएगी ये बात, ठीक है। फिलहाल के लिए जैसे इसमें अप्लाई कर देते हैं, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकालोगे, सो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड अलग निकलेगा, ठीक है ना। और अब फिर आपको ये वाली बात समझ में आएगी, मैं पहले ये फंक्शन लिखता हूँ फिर उसके बाद लिखता हूँ फंक्शन है क्या, क्योंकि अब आप जब आप वो फंक्शन की लिमिट निकाल रहे हो एक्स अप्रोचेस ये, सो लिमिट ऑफ फंक्शन इस साइड के लिए रहेगा, जब लेफ्ट से अप्रोच करोगे तो -x रहेगा, ठीक है ना। बोल दूंगा इसका आंसर आ जाएगा 0, कि -0 एक्स 0 डलेगा तो -0 0 होगा ना, ठीक ना। फिर मैं बोलूँगा लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड,
तो अब इसके लिए तो फंक्शन मेरा एक्स इस्तेमाल होगा, तो लिमिट अब मेरे को फंक्शन लेना है एक्स, समझ गए ना, इक्वल टू मतलब फिर जीरो डाल देना है तो जीरो आ जाएगा, समझ गए ना। अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। उसके बाद हम बोलेंगे, समझ गए ना, कई बच्चे इन सब चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव इस सब चीज़ों से, तो ये तो बस डायरेक्शन के लिए होता है, तो ये इस पर आप ध्यान में देना, माइनस प्लस पे ध्यान में देना। बस आपको ये जीरो है, ठीक है ना, और वो आपको उस फंक्शन के अंदर डाल देना है। पॉलिनोमियल है तो अगर वो पॉलिनोमियल है तो उसके अंदर डाल देना है, तो जीरो जाएगा माइनस एक्स के अंदर, तो वो माइनस जीरो जो कि जीरो हो गया, ठीक है ना, और जीरो जाएगा एक्स के अंदर तो वो जीरो हो गया बस, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का आंसर मैच कर रहा है, तो जिसको हम बोलेंगे जो कॉमन लिमिट का आंसर है, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज जीरो, उसका आंसर तो वो जीरो ही हुआ, समझ गए ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। और हम बोलेंगे भाई एफ जीरो का आंसर बताना, एफ जीरो का आंसर हमने एफ जीरो जीरो के लिए फंक्शन है क्या, हम बोलेंगे एक्स इक्वल टू जीरो के लिए फंक्शन एक्स की तरह बिहेव करता है। तो जब मुझे फंक्शन का जीरो का आंसर निकालना पड़ेगा तो मुझे एक्स से बात करना पड़ेगा, तो जीरो एक्स के अंदर डालेगा तो उसका आंसर भी जीरो ही आएगा। आई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे ठीक है, और हम बोलेंगे देखो लिमिट का आंसर जीरो पे और वैल्यू जीरो पे मैच कर रही है, सो हम बोलेंगे ये लिख के भी प्रूव हो रहा है कि यहाँ फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूस है। लेकिन लिख के प्रूव करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ठीक है ना, लेकिन वो लिख के ही मांगेगा एग्जाम के अंदर, आपको ऐसे करके दिखाना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। अब मैं वही सारी बातें रिपीट करना, एज लिमिट फंक्शन एज एक्स अप्रोच जीरो इज सेम एज, मतलब उसका आंसर एफ जीरो का सेम आ रहा है, ठीक है ना। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। ये पहली बार मतलब ऐसा वाला क्वेश्चन मैंने कराया, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा डीप में डिस्कशन कर लिया। अब आगे क्वेश्चन ऐसे और भी आएंगे तो मैं डीप में डिस्कशन नहीं करूँगा, समझ जाना, ठीक है ना, कि मैंने जो यहाँ पे बातें बताई उसको याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, मतलब एग्जाम्पल नंबर 4। फंक्शन दे रहा है आपको, कह रहा है फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू जीरो। तो बेसिकली आपको बता दूँ, ये कह रहा है कि फंक्शन जो है फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है एक्स क्यूब प्लस 3 जब एक्स का वैल्यू जीरो नहीं है, और फंक्शन बन जाएगा 1 जब एक्स का वैल्यू जीरो होगा। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो, ग्राफ में बना के मिटा दूंगा अभी, ठीक है ना। अगर आप इस फंक्शन ग्राफ बनाते हो ना, तो कह रहा है जब x का वैल्यू जीरो है, जब x का वैल्यू जीरो है तो फंक्शन वन रहेगा, फंक्शन वन रहेगा, समझ गए ना। और वन अगर एक फंक्शन वन है तो उस फंक्शन के अंदर आप कुछ भी डाल दो तो वन ही देगा। आई वो को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। कांस्टेंट फंक्शन हो गया ना, फन कांस्टेंट फंक्शन हो गया, उसके अंदर आप 5 डाल दो, समझे, कुछ x तो है ही नहीं ना, x तो है ही नहीं, उसके अंदर आप कुछ भी डाल दो वो तो कहेगा मैं तो वन ही दूंगा। ऐसे फंक्शन में हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्स की पावर जीरो ऐसे लिख देते हैं, समझ ना, क्योंकि एक्स की पावर जीरो किसी नंबर की पावर जीरो का आंसर वन होता है तो वो वन बन जाता है, और 1 × 1 फिर वो वन ही रहता है, ठीक है ना। ये सारी बातें आपको पता होगी, ठीक है ना। लेकिन हम कहते हैं कि ये वो वन ही देगा, सिंपल भाषा में हम कहते हैं वो वन ही देगा, ठीक है ना। तो हम बोल रहे हैं कि एक्स की वैल्यू जीरो के लिए, जीरो जब एक्स जीरो रहेगा तो फंक्शन वन की तरह बिहेव करेगा। तो बेसिकली जब जीरो रहेगा फंक्शन वन की तरह बिहेव करेगा, तो मैं जीरो डालूंगा इसके अंदर तो वन ही देगा, ठीक है ना। सो हम ये कहेंगे कि इसका जो ग्राफ बनेगा, यहाँ पे अगर मेरा वन है, ठीक है ना, सो इसका जीरो डालने पे मेरे को वन मिल जाएगा, मतलब बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। फिर हम बोलेंगे वो कह रहा है जब जीरो नहीं है एक्स, जब एक्स जीरो नहीं है, ठीक है ना, तो फंक्शन ही है, मतलब जब एक्स जीरो नहीं है, मतलब ये बाकी सारी वैल्यूज़ के लिए जब एक्स जीरो नहीं है, बाकी और सारी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन ये है, समझ गए ना। तो उन सब जैसे आप 1 2 3 या माइनस कोई भी नंबर डालते हो, आपको इससे निकालना है आंसर, फंक्शन ये है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब इसको मैं थोड़ा बता दूं, एक्स क्यूब का अगर आपको ग्राफ आता है, एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है पता है आपको, एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा होता है एक्स क्यूब का ग्राफ, थोड़ा थोड़ा आपको याद होगा, एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है ना। एक्स क्यूब का ग्राफ अगर आपको आता है उसमें +3 अगर लग जाए, एक्स क्यूब +3 का ग्राफ बनाना ना, तो आपको 1 2 3 स्टेप ऊपर इसी ग्राफ को रिपीट करना होता है, ऐसे करके सेम ग्राफ रिपीट करना है 3 स्टेप ऊपर से, तो एक्स क्यूब +3 का ग्राफ बना सकते हो आप। तो इसका ग्राफ हो जाएगा 1 2, यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, समझ के ना। तो यहाँ से जाएगा इसका ग्राफ, लेकिन यहाँ पे खाली होगा, जो एक्स क्यूब का ग्राफ जाएगा वही, लेकिन 3 स्टेप ऊपर से जाएगा एक्स क्यूब +3 का ग्राफ, ठीक है ना। और यहाँ पे खाली छोड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम बोलेंगे भाई वहाँ पे वो जीरो पे वैल्यू तो 1 आती है ना, जीरो पे वैल्यू यहाँ नहीं है, ये दिखाना पड़ेगा। आई आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये मैंने फंक्शन ग्राफ बना दिया, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। जरूरत नहीं था, किताब तो नहीं दिखा रही पर मैंने बता दिया, ठीक है। डिमांड क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है, कह रहा है नॉट कंटिन्यूस एट जीरो, जीरो पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, जो कि दिख रहा है। जीरो पे अगर मैं लेफ्ट और राइट से अप्रोच करता हूँ तो फंक्शन की जो वैल्यूज है वो तीन को अप्रोच करती है, लिमिट्स 3 को अप्रोच करती है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, पर वैल्यू जो इट सेल्फ आती है वो 1 आती है।
समझ गए ना। और ग्राफ अगर आप बनाओगे तो यू हैव टू लिफ्ट द पेन, आपको पेन लिफ्ट करना पड़ता है यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए, बट इसको आपको मैथमेटिकल वो लिख के करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लिख के कैसे करके दिखाना है, तो वो लिमिट्स वाली बात साबित करो, ठीक है ना। तो हमारे को ये करना है कि भाई क्या बोलते हैं, लिमिट्स निकालनी है फंक्शन की, एक्स अप्रोच 0 पे, सो वो निकलेगी लिमिट ऑफ x³ + 3 एक्स अप्रोच 0। और मैंने आपको बोला था अगर किसी पॉइंट पे आप दो साइड से अप्रोच करो, दोनों तरफ फंक्शन एक जैसा ही बिहेव करता है। 0 के लेफ्ट साइड के लिए भी फंक्शन x³ + 3 है, 0 के राइट साइड के लिए फंक्शन x³ + 3 है, बस 0 के लिए फंक्शन 1 है, 0 के लिए फंक्शन 1 की तरह बिहेव करता है। बाकी जब नॉट इक्वल टू 0 है, इस साइड के लिए भी इस साइड के लिए फंक्शन यही बिहेव करता है। तो मैंने बोला था जब मैं जैसे यहाँ पे वो क्वाड्रेटिक फंक्शन में आपको समझा रहा था, जब बाकी और दोनों तरफ से जब आप अप्रोच कर रहे हो फंक्शन एक ही तरीके से बिहेव कर रहा है, तो सीधा आप कॉमन लिमिट निकाल सकते हो। तो यहाँ मैं लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट अलग अलग नहीं निकालूंगा, मैं कॉमन लिमिट निकालूंगा सीधा आप इसमें, और ये पॉलिनोमियल है सीधा इसके अंदर 0 डाल दोगे, ठीक है ना। तो 0² + 3 दैट्स इक्वल टू 3। सो बोले जो लिमिट्स का आंसर आ रहा है वो 3 आ रहा है, जो कि ग्राफ के लिए भी आपको दिख रहा है, एज x अप्रोचेज 0 द ग्राफ अप्रोचेज टू 3, ठीक ना। और हम बोलेंगे कि इसमें क्या बोलते हैं, 0 पे फंक्शन में 0 डाल दो, तो मैं 0 डालने पे तो 1 मिलता है, 0 डालने पे तो 1 मिलता है। तो बोलेंगे भाई ये तो मैच ही नहीं कर रहा, तो आपको बोलना है एज द लिमिट ऑफ फंक्शन एज x अप्रोचेज 0 डू नॉट मैच विद द f0, so the function is not, ठीक है ना। so the f is not continuous at x equal to 0, x equal to 0 कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर कह रहा है चेक द कंटिन्यूटी वेयर, चेक द पॉइंट वेयर द कांस्टेंट फंक्शन f इक्वल टू k इज कंटिन्यूस। फंक्शन कह रहा है फंक्शन आपका f इक्वल टू k, के कांस्टेंट फंक्शन समझ गए, जैसे ये था मैं f इक्वल टू 1 करता ना, f इक्वल टू 1, वैसे f इक्वल टू k कोई कांस्टेंट फंक्शन कह रहा है। जैसे आप बात कर लो f इक्वल टू से 5 के बारे में बात कर लो, फंक्शन f इक्वल 5 ये कांस्टेंट फंक्शन है। ये क्या करेगा, आपको 5 ही देगा, 5 ही देगा, x की आप कोई भी वैल्यू रख लो, जिसको आप थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप इसके साथ x की पावर 0 लगा दो अगर आपको चाहिए। फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं ना, f इक्वल टू लिखते हैं या फिर y इक्वल टू लिखते हैं। तो मतलब y(x) अगर आपको चाहिए तो आप ज़बरदस्ती y f(x) की जगह पे तो y लिख सकते हो, ठीक है ना। और x की जगह पे अगर x अगर आपको लिखना ही है तो x की पावर 0 लिख सकते हो ज़बरदस्ती, क्योंकि x की पावर 0 किसी नंबर की पावर 0 1 हो जाता है तो 1 बन जाएगा, 5 × 1 तो 5 ही रहा। इसको हम ऐसे कर देते हैं, ठीक ना। फिर हमें कहते हैं अगर आपने x की जगह पे मान लो जैसे 2 रखा, तो 2 की पावर 0 तो 1 बन जाएगा, तो y का आंसर क्या है, 5 ही आया। समझ गए ना। अगर मैं टेबल बनाऊँ और x के अलग अलग वैल्यू पर y के अलग अलग वैल्यूज़ निकालूँ और ग्राफ बनाऊँ इसका, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ अगर आप बनाओगे तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। मान लो जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 से ऐसे एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बन के जाएगा। क्योंकि आप बोलोगे कि जब मैं इसके अंदर 2 डालूंगा x की जगह पे 2 पे, सो y का वैल्यू आएगा 5, ठीक है ना। 3 डालूंगा, 3 का पावर 0 1 बन जाएगा और y का वैल्यू आएगा 5, ठीक है ना। कुछ भी आप नंबर डालोगे आपको 5 मिलेगा। सो दैट्स हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू x एक्सिस। जो भी वो नंबर होता है उस पॉइंट से वो स्ट्रेट लाइन जाती है, 5 है तो 5 से स्ट्रेट लाइन वो जाता है, ठीक है ना। और अगर वो कुछ k है तो k से जाएगा, भी हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। सिंपल बस ऐसे बोलो वो k है तो वो k जो भी वो पॉइंट k होगा तो k से वो स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है ना। वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, कह रहा है बताओ ये जो कांस्टेंट फंक्शन है ये कहाँ पे कंटिन्यूस होता है, इसकी चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस पॉइंट, चेक द पॉइंट वेयर दिस फंक्शन कंटिन्यूस, किन पॉइंट्स पे फंक्शन कंटिन्यूस है। सो हमें कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ये तो जैसे 0 पे बात करूँ, 0 पे क्या फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका ग्राफ बगैर पेन उठाए बन रहा है 0 पे, हाँ 1 पे हाँ मतलब पेन तो उठाना पड़ रहा, 2 पे हाँ -1 -2, ये तो किसी भी पॉइंट पे पेन उठाना नहीं पड़ रहा, तो सीधी सी एक लाइन है इसमें तो कभी पेन उठाना पड़ेगा ही नहीं, तो हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है, सीधा सा दिख रहा है। आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। तो ये दिखता है कि ये फंक्शन सारे रियल नंबर्स के लिए, जितने भी रियल नंबर है, पॉजिटिव का कोई भी नंबर ले लो, नेगेटिव का कोई भी नंबर ले लो, सारे नंबर के लिए ये फंक्शन हर जगह पे कंटिन्यूस है, मतलब हर पॉइंट के लिए कंटिन्यूस है। आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन इसी बात को आपको लिख के साबित करना पड़ता है, ठीक है। अब लिख के कैसे साबित करना है, ग्राफ हटा देना, ठीक है। तो लिख के हमने साबित करने के लिए हम ऐसे बोलते हैं, करना कैसे होता है क्वेश्चन को हम ऐसे बोलते हैं, सबसे पहले आपको फंक्शन का बताना है कि फंक्शन में पॉइंट्स है कितने, मतलब इसको डोमेन पे बात करना पड़ता है, ठीक है ना। तो हम ऐसे बोलते हैं हियर
द डोमेन ऑफ एफ इज आर। डोमेन है वो रियल नंबर से, फंक्शन का जो डोमेन है वो रियल नंबर है, जो एक्स जो मैंने ग्राफ बनाया था उसमें जो एक्स एक्सिस होता है वो डोमेन के बारे में बात करता है। ये मैंने बता रखा है डेरिवेटिव वाली वीडियोस के अंदर, ठीक है ना, कि जो एक्स एक्सिस होता है वो डोमेन के बारे में बात करता है। आपका ग्राफ एक्स एक्सिस में कहाँ तक जा रहा है, तो इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, तो पूरा एक्स एक्सिस में मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर ले पा रहा है फंक्शन, ठीक है ना, तो इसका एक्सेस पूरा रियल नंबर इसका डोमेन है, ठीक है ना। तो हमें कह रहे हैं इस फंक्शन का जो डोमेन है वो पूरा रियल नंबर है, ये सारे रियल नंबर ले पा रहा है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे इसमें चेक अगर करना है तो सारे रियल नंबर के लिए चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जो जो पॉइंट से ले पा रहा है, समझ गए ना, जो जो इसके ग्राफ क्यों मिटा दिया मैंने, जो जो ये पॉइंट्स हम बोलेंगे अपने इनपुट में ये ले पा रहा है कि नेगेटिव के नंबर के लिए भी उसका कुछ ग्राफ है, पॉजिटिव के नंबर के लिए भी इसका कुछ ग्राफ है, इनपुट में ये ले पा रहा है और ग्राफ भी बन पा रहा है इसका, उन सब पॉइंट्स के लिए चेक करना पड़ेगा ना। तो इसलिए हम इसका डोमेन चेक करते हैं, इसका डोमेन क्या है, कौन कौन से पॉइंट्स ये अपने अंदर ले पा रहा है, किन किन पॉइंट्स के लिए इसका ग्राफ बनाया जा सकता है, तो उन सब पॉइंट्स के लिए हमारे को फिर चेक करना पड़ता है। तो इसलिए हम पहले तो इसका डोमेन क्लियर करें, इसका डोमेन है क्या, कितने पॉइंट्स जिनके लिए हमारे को चेक करना है, तो पहले क्लियर करें, पहले तो डोमेन इसका आ रहा है, ठीक है ना, डोमेन आ रहा है तो हम बोलेंगे इन सब के लिए चेक करना, तो सारे रियल नंबर के लिए चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब बोलते हैं कि डोमेन आ रहे हैं, फिर हम बोलते हैं कि सारे रियल नंबर के लिए चेक करना पड़ेगा, तो वो कैसे चेक करोगे, ऐसे करोगे जैसे अभी तय कर रहे थे कि जैसे 0 के लिए चेक कर रहे थे, तो फिर अब 0 के बाद फिर 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, सारे रियल नंबर के लिए चेक करोगे, पागल हो जाओगे, ऐसे तो नहीं कर सकते। तो हम एक तरीका अपनाते हैं, हम कहते हैं कि लेट सी बी एनी रियल नंबर, हम कहते हैं लेट करो सी कोई भी रियल नंबर है, ठीक है ना, समझना सी कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। फिर हम कह देते हैं कि सी बी एनी रियल नंबर, हम निकालते हैं लिमिट, निकालते हैं लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स अप्रोचेस सी, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं क्या आएगा, मतलब वो होगी लिमिट ऑफ फंक्शन जो है के है, फंक्शन तो के है एक्स अप्रोचेस सी, और वो के क्या देगा आंसर, के एक नंबर है, ठीक है ना, जैसे 5 क्या देगा आंसर, एक्स सी को अप्रोच कर रहा है, अरे एक्स कुछ भी अप्रोच करे वो नंबर सिंपल 5 है फंक्शन, वो 5 ही देगा। एक्स कहीं पे वो कह रहा है एक्स से मुझे मतलब ही नहीं है, मैं तो 5 ही दूंगा, वो तो सीधी सी लाइन है ना, फंक्शन तो कहता है मैं तो 5 ही देता हूँ, चाहे कुछ भी डाल दो मेरे अंदर। तो एक्स कहीं भी अप्रोच करे, एक्स माइनस प्लस कुछ भी नंबर को अप्रोच करे, वो कह रहा है मैं 5 ही दूंगा, तो इसका सिंपल बात ये होता है कि ये फंक्शन मेरे को के ही निकाल के देगा, एक्स कहीं भी अप्रोच करे, वो सी कोई भी नंबर है ये के ही निकाल के देगा। अब आपको समझ में इसके लिमिट्स का जो आंसर आएगा, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन के एफ एक्स इक्वल टू के कॉन्स्टेंट फंक्शन का जो लिमिट का आंसर आएगा एज एक्स अप्रोचेस सम पॉइंट सी, ये के ही देगा। और हम बोलेंगे जरा ये बताना व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ सी, अब बोलेंगे इसके अंदर कोई भी नंबर डाल दो के ही निकाल के देता है, एक कांस्टेंट फंक्शन है, किसी भी के लिए आंसर के ही देता है, समझ गए ना। तो हम कहते हैं कि यार इसे तो सेम आ रहा है, तो हम कहते हैं भैया एस जो लिमिट है एफ ऑफ एक्स का एज एक्स अप्रोचेस सी वो सेम आ रहा है एफ सी के, ठीक है ना। तो हम कहते हैं भाई द फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर द फंक्शन so the function is continuous for every real number, सिंपल ऐसे कह देते हैं एवरी रियल नंबर, समझ गए ना। हम बोलेंगे कैसे, हम बोलेंगे क्योंकि सी कैन बी एनी रियल नंबर, हमने बोलता सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और हमने सी के लिए साबित कर दिया कि किसी भी रियल नंबर सी के लिए उसका जो लिमिट का आंसर आता है और उस पर जो वैल्यू आता है वो मैच करता है, और सी के लिए वो कंटिन्यूस है, तो ये किसी भी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है फिर ये फंक्शन। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे हम करके साबित कर देते हैं कि एक कांस्टेंट फंक्शन जो है, जो कि हम ग्राफिकली भी ऑब्जर्व कर पा रहे थे, क्या है वो किसी भी वैल्यू के लिए किसी भी पॉइंट के लिए वो कंटिन्यूस है, मतलब वो हर पॉइंट के लिए कंटिन्यूस है, जिसको हम ग्राफिकली ऑब्जर्व कर पा रहे थे उसको हम ऐसे लिख के साबित कर देते कि हाँ एक कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो सारे रियल नंबर्स के लिए जो उसके डोमेन सारे रियल नंबर है उसके लिए वो कंटिन्यूस होता है, समझ गए। पहले वाले ये वाला स्टेप क्यों करना है कि डोमेन के बारे में बात क्यों करना है, ये पता लगाना है कि हमें किन पॉइंट्स के लिए चेक करना है, ठीक है ना, उसके लिए उसके डोमेन पे बात करना पड़ता है। फिर उन पॉइंट्स पे हम इतने सारे पॉइंट्स हैं तो उन पे कैसे करते हैं, एक एक पॉइंट को ना करके रैंडमली ऐसे बात करते हैं लेट सी बी एनी रियल नंबर, और उसके लिए ऐसे मैथमेटिक्स लगा के साबित कर देते हैं, ठीक है ना। आई आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल 6 में कह रहा है, कहता प्रूव दैट आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर आइडेंटिटी फंक्शन आपको पहले पता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, जो फंक्शन उसको आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। ऑन रियल नंबर का मतलब ये होता है रियल नंबर डालेंगे और रियल नंबर निकलेंगे,
एक फंक्शन जो होता है एक मशीन की तरह होता है, इसमें नंबर डलते हैं, नंबर निकलते हैं। मैथ वाले जो फंक्शन होते हैं उनमें नंबर डलते हैं, नंबर ही निकलते हैं, ठीक है ना। और जो फंक्शन होते हैं, कई ऐसे फंक्शन होते हैं जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, कोई बच्चे के नाम डाल देते हैं, अमन डाल दिया, ठीक है ना, और उसका फिर वहाँ से रोल नंबर निकल के आ रहा है। ऐसे भी फंक्शन देखेंगे ना, तो वो फंक्शन पे हम मैथ में जनरली बात नहीं करते। मैथ में जो फंक्शन होते हैं ऐसे वाले नहीं होते। मैथ में कैसे फंक्शन होते हैं, मैथ में नॉर्मल नंबर वाले फंक्शन होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, कि नंबर डाला 2 निकला 4, ऐसे फंक्शन होते हैं। तो ऐसे फंक्शन जिसमें नंबर डले नंबर निकले उनको हम रियल फंक्शंस कहते हैं। तो जो कह रहा है ना कि प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर, ऑन रियल नंबर का मतलब ये होता है जिसमें रियल नंबर डले और रियल नंबर ही निकले, सो उनको रियल फंक्शन कहते हैं। या फिर ऑन रियल, जो कहना ऑन रियल नंबर्स, ऑन रियल नंबर का मतलब ये होता है नंबर डलेंगे और नंबर ही निकलेंगे। ये 11वीं क्लास की बात है। वैसे ऑन रियल नंबर का मतलब ये होता है कि फंक्शन को हम R बना रहे हैं, R बना रहे हैं, डोमेन भी रियल से आएगा और रेंज भी रियल से आएगा। ये एक्चुअल में मतलब होता है ऑन रियल नंबर का। वो पता नहीं क्यों लिख देता है, दिमाग खराब वाली बात है। सिंपल मतलब छोड़ दो सारी बातों को, धक्का दो, हटाओ उन चीज़ों को, ठीक है ना। सिंपल बोलो कि आपको एक एग्जाम्पल 6 दे रखा है कि फंक्शन दे रखा है f(x), ठीक है ना। उन सब चीज़ों पर ध्यान ही मत दो, ठीक है ना, पता नहीं क्यों दे रहा है, ठीक है। गिवन दैट f(x) कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर, कहता है आपको साबित करने फंक्शन जो है ये हर रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है। कुछ इसी की तरह, जैसे ये हर रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है, इसको भी साबित करके दिखाना है ये सारे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है, ठीक है। तो बोलेंगे करते हैं भाई इसको, ठीक है। करने कैसे, तो इसका मतलब डोमेन वाला जो स्टेप ये नहीं कर रहा, कि जो मैं कहता डोमेन निकालो कि चेक किन किन नंबर्स के लिए करना है, वो डोमेन इसके लिए किसके लिए करना होता है ना। अब वो करना ही नहीं, क्योंकि इसने खुद ही मेंशन करा है कि आपको रियल नंबर्स के लिए करना है। तो मैं रियल नंबर्स के लिए सीधा करूँगा। तो मैं यहाँ पे सीधा, जैसे हम ये वाला सेकंड स्टेप पे आ जाएंगे, ठीक है ना, सीधा, क्यों मैंने बोलता लेट सी बी रियल नंबर, वाले स्टेप पे आ जाते हैं सीधा। तो बोलेंगे लेट सी बी, सॉरी, एनी रियल नंबर, ठीक है। इस फंक्शन ग्राफ आपको पता होगा, ग्राफ ऐसा बनता है इसका, ये होता है इसका ग्राफ, ठीक है ना। और इसमें भी आप बोलोगे किसी भी पॉइंट पे 0 पे ले लो ग्राफ, 1 पे ले लो ग्राफ, 2 पे ले लो, इसका ग्राफ कंटिन्यूस है, हर पॉइंट पे एक कंटिन्यूस है, कहीं पे ब्रेक थोड़ी है। तो समझिए ना, तो इसका ग्राफ हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है, सारे रियल नंबर्स के लिए पॉजिटिव नेगेटिव हर पॉइंट के लिए कंटिन्यूस है इसका ग्राफ ऐसे, ठीक ना। हमारे को उसको लिख के साबित करना है, तो हम बोलेंगे लेट सी बी एनी रियल नंबर। सो हम आगे बढ़ाएंगे, तो हम बोलेंगे कि लिमिट्स निकालेंगे, लिमिट ऑफ f(x) x अप्रोचेस c, बोले वो क्या आएगा, वो आएगा लिमिट ऑफ x अप्रोचेस c। और बोलेंगे ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसमें सीधा c डल जाएगा, तो उसका आंसर आ जाएगा c। और बोलेंगे एफ सी का आंसर क्या आएगा, फंक्शन की वैल्यू c पे वो आएगा, वो भी c आएगा, क्योंकि x में c डलेगा, दैट इज c। सो बोलेंगे यार ये किसी भी नंबर c हमने लेट करा था, c भी यानी रियल नंबर, उसके लिए आ रहा है कि लिमिट और वो आंसर मैच करा है, मतलब c पे फंक्शन कंटिन्यूस है। तो c तो कोई भी रियल नंबर हो सकता, तो मतलब किसी भी रियल नंबर पे कंटिन्यूस है, फिर तो रैंडमली समझ गए ना, साबित हो गया। समझ गए ना कैसे साबित कर देते हैं। सो हम बोलते हैं कि यहाँ पे फिर वही बोलो कि एज, सो लिमिट है फंक्शन का एज एक्स अप्रोचेस c, वो एफ सी के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। तो बोलेंगे सो एफ इज कंटिन्यूस फॉर एवरी रियल नंबर, सारे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है, बिकॉज सी कैन बी एनी, से कोई भी रियल नंबर हो सकता था, मैंने सी के लिए साबित कर दिया, तो सारे रियल नंबर के लिए साबित हो गया, ठीक है ना। कंटिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं, हम कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूस फॉर एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। कोई फंक्शन जो अपनी डोमेन के हर पॉइंट के लिए कंटिन्यूस होता है, ऐसे फंक्शन को हम कंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपने ये फंक्शन करा f(x)k, एक कांस्टेंट फंक्शन था, इसकी जो डोमेन क्या थी, रियल नंबर था, ठीक है ना। और हमने साबित करा कि ये सारे रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूस है। जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करा, कैलकुलेशन करके हमने साबित करा कि सारे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है, इसकी डोमेन है रियल नंबर और सारे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है। तो हम बोलते हैं कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन ही कंटिन्यूस है। समझिए कंटिन्यूस फंक्शन का क्या मतलब होता है। एक होता है कि एक फंक्शन का किसी पॉइंट पे चेक करना कि वो कंटिन्यूस है कि नहीं, ठीक है ना। और एक होता है कि ये चेक करना कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। फंक्शन जब चेक करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं, तो ये चेक करना होता है कि फंक्शन डोमेन के सारे पॉइंट के लिए कंटिन्यूस है कि नहीं। अगर एक फंक्शन अपनी डोमेन के सारे पॉइंट्स के लिए कंटिन्यूस होता है, तो हम कहते हैं फंक्शन ही कंटिन्यूस है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे ये जो फंक्शन है, इसका डोमेन रियल नंबर है और हमने साबित करा कि सारे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है, तो ये फंक्शन एक कंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा। ऐसे ये वाला जो फंक्शन है f(x), जो आइडेंटिटी फंक्शन हमने लिया, ये फंक्शन भी
इसका जो डोमेन है वो रियल नंबर है, ठीक है ना। इसको जो अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ठीक है ना, इसका जो ग्राफ है पॉजिटिव नेगेटिव हर तरफ जाता है, इसका डोमेन रियल नंबर है। और हमने साबित किया कि सारे रियल नंबर के लिए भी फंक्शन भी कंटिन्यूस है, ठीक है ना। सो इसके लिए भी हम ये कहेंगे कि इसका डोमेन रियल नंबर है और सारे रियल नंबर के लिए फंक्शन हमने साबित करा कंटिन्यूस है, तो ये भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है, फंक्शन ही कंटिन्यूस है। समझ रहे हैं, फंक्शन को हम कंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं अगर वो अपनी डोमेन के सारे पॉइंट्स के लिए कंटिन्यूस होता है। समझ गए। शुरुआत में जब एनसीईआरटी कंटिन्यूस फंक्शन पढ़ाती है, शुरू में भी मैंने जब कंटिन्यूटी का टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने कंटिन्यूस फंक्शन को बोला था आपको, पढ़ाया था मैंने बोला था कंटिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं कि एक फंक्शन जिसका ग्राफ बगैर पेन उठाए बनाया जा सकता है वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है, और ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ बनाते समय पेन उठाना पड़े ऐसा फंक्शन नॉट कंटिन्यूस या फिर डिसकंटिन्यूस फंक्शन होता है। आपको याद होगा, ठीक है ना। और फिर मैंने बोला था कि शुरुआत में वो ये मांगता नहीं है, शुरुआत में वो मांगता है कि किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करने के बारे में बात करता है, जो हम सीख चुके हैं अभी तक, ठीक है ना। लेकिन अब किताब उस बारे में बात कर रही है कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में, ठीक है ना। अब ये दोनों बातें लेकिन रिलेटेड है, जो ये किताब ये जो पढ़ा रही है, जो शुरू में मैंने डिस्कशन करा था कि ग्राफ वाली बात। लिखत में कह सकते हो, लिखत में हम ये कहते हैं एल्जेब्रिकली, लिखत में हम ये कहते हैं कि जो फंक्शन है वो सारे पॉइंट्स पे डोमेन के सारे पॉइंट्स के लिए कंटिन्यूस होना चाहिए, और ग्राफिकली हम ये कहते हैं कि ग्राफ बगैर पेन उठाए बन जाना चाहिए। और ये दोनों बातें एक ही बराबर है। जैसे आप समझो कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि एक फंक्शन अपने डोमेन के, जैसे फंक्शन के जो डोमेन है सारे, इसका भी रियल नंबर है, सारे रियल नंबर इसका डोमेन है, ठीक है ना। अगर मैं कह रहा हूँ फंक्शन अपनी सारी डोमेन के रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है, अगर मैं कहता हूँ फंक्शन 2 के लिए कंटिन्यूस है, मतलब 2 पे उसका ग्राफ बगैर पेन उठाए बनाया जा सकता है। अगर मैं कह रहा हूँ सारे पॉइंट्स के लिए फंक्शन कंटिन्यूस है, मतलब सारे पॉइंट पे ग्राफ बगैर पेन उठाए बनाया जा सकता है। समझ गए ना। और सारे पॉइंट पे अगर ग्राफ बगैर पेन उठाए बनाया जा सकता है, मतलब पूरा ही ग्राफ बगैर पेन उठाए बनाया जा सकता है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रहा होगा। ये दोनों बातें एक ही है। जब हम ये कह रहे हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, तो हम बोलेंगे इसका मतलब फिर यही हुआ ना कि पूरा ग्राफ बगैर पेन उठाए बन सकता है, क्योंकि सारे पॉइंट के लिए अगर ग्राफ कंटिन्यूस है मतलब हर पॉइंट पे ग्राफ बगैर पेन उठाए बनाया जा सकता है, मतलब पूरे ग्राफ बगैर पेन उठाए बनाया जा सकता है। इसलिए शुरुआत में जब एनसीईआरटी आपको पढ़ाती है तो एनसीईआरटी ऐसे पढ़ाती है एक फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन, कौन सा फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होता है, तो किताब कहती है एक फंक्शन जिसका ग्राफ बगैर पेन उठाए बनाया जा सकता है वो फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होता है। क्योंकि ये जो डेफिनेशन है वो उस बात से बिल्कुल मैच करती है, मतलब समझ, इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलो तो फिर ठीक है ना। तो ग्राफ तो बगैर पेन उठाए बनेगा ना, उसका वो फंक्शन जो कंटिन्यूस होगा, जो अपने डोमेन के हर पॉइंट के लिए कंटिन्यूस होगा, उसका ग्राफ तो बगैर पेन उठाए बनेगा, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो मतलब आप ये कह सकते हो एक फंक्शन जिसका जो डोमेन के सारे पॉइंट के लिए कंटिन्यूस हो, या फिर जिसका ग्राफ बगैर पेन उठाए बनाया जा सके, ठीक है ना। अब ये इसके मतलब ये जो टॉपिक है जो किताब जब पढ़ाती है तो किताब उसके नीचे कुछ पॉइंट्स और भी एक्सप्लेन करती है वैसे तो आपको, लेकिन वो पॉइंट अभी उतने खास काम के हैं नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको आएंगे नहीं। क्वेश्चन जब आप करोगे तो क्वेश्चन में यूज़ नहीं आएंगे, इसलिए मैं उन पॉइंट को नहीं करा रहा। हम सीधे एग्जाम्पल्स करते हैं, इससे अच्छा और वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना, आपको ये प्रैक्टिस के लिए। तो एग्जाम्पल कर लो पहले, फिर मैं ये पॉइंट एंड में करवा दूंगा, एंड में लिख लेंगे इन सारे पॉइंट्स वो। इनके लिए यहाँ पे मैं स्पेस छोड़ दे रहा हूँ, ये पॉइंट मैं एंड में आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप पहले एग्जाम्पल्स कर लो, एग्जाम्पल नंबर 7 कर लो। एग्जाम्पल नंबर 7 में वो कह रहा है इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। कहते हैं फंक्शन है, कह रहा है कि ये जो फंक्शन है, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है। बोले कि मॉड एक्स जो होता है वो फंक्शन ये होता है असल में, एक्स होता है फॉर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और माइनस एक्स होता है फॉर एक्स की वैल्यू लेस देन 0 के लिए, ठीक है ना। हमने ये चीज़ सीखा है, ठीक है। इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ जो है वो ऐसे बनता है, और ग्राफ आप देख सकते हो कि बगैर पेन उठाए बनता है। तो आप बोलोगे हाँ ये फंक्शन तो कंटिन्यूस फंक्शन ग्राफिकली कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। डेफिनेशन एल्जेब्रिकली तो वैसे ही चेक करना है कि फॉर एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन के लिए वो कंटिन्यूस है कि नहीं, ठीक है ना। और ग्राफिकली हम बोलेंगे ग्राफिकली बगैर पेन उठाकर पूरा ग्राफ बन सकता है, तो वो बात दोनों एक ही बात है ना। तो ग्राफ तो बन सकता है, तो मतलब वैसे ही कंफर्म कर लिया हमने, ठीक है ना। लेकिन वो लिखत में मांगेगा आपसे आंसर, तो लिख के देना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। ऐसे ही करके दिखाना पड़ेगा जैसे ये करा था ना, ऐसे करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये जब फंक्शन का आंसर आपको करना है तो वो ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे मतलब सिंपल तरीके से नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको। जब भी ऐसा फंक्शन आता है ना जो अपना बिहेवियर चेंज करता है, जैसे मॉड एक्स अपना बिहेवियर चेंज करता है, तो इसकी कैलकुलेशन भी थोड़ी सी बड़ी होती है। हम बोलते हैं ये फंक्शन कह रहा है कि मैं ये फंक्शन कह रहा है कि यहाँ पे 0 के इस साइड के लिए मैं एक्स हूँ, इस साइड के लिए मैं माइनस एक्स हूँ, ऐसे कह रहा है ना।
तो बेसिकली कह रहा है कि इस साइड के जितने भी पॉइंट है उसका आंसर ये फंक्शन कह रहा है कि मैं एक्स से देता हूँ, इस साइड के जितने पॉइंट है उन सबका आंसर मैं माइनस एक्स से देता हूँ, ये ऐसे कहता है ना। तो इस साइड के जितने भी पॉइंट है उनकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको एक्स से डील करना पड़ेगा, इस साइड के जितने पॉइंट है उनकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको माइनस एक्स से डील करना पड़ेगा। तो इसकी कंटिन्यूटी आपको अलग अलग चेक होगी। ये वाला जो फंक्शन है जैसे जैसे एक्स है, तो ये फंक्शन की अगर आप बात करो इसका ग्राफ, मतलब इसका ग्राफिक लेकर मैं बात करूँ, ये इस साइड के लिए भी एक्स है, इस साइड के लिए भी एक्स है, इसके सारे पॉइंट की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको एक्स से ही बात करना था, समझ गए ना। तो मैंने सीधा बोल दिया था लेट सी बी एनी रियल नंबर, क्योंकि सारे रियल नंबर के लिए फंक्शन इधर साइड के सारे रियल नंबर्स के लिए फंक्शन एक्स ही है। तो लेट सी बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है उसके लिए फंक्शन एक्स की तरह ही बिहेव कर रहा है। तो समझ गए ना, सारे रियल नंबर जितने भी रियल नंबर है सबके लिए फंक्शन एक्स की तरह बिहेव कर रहा है। तो किसी भी रियल नंबर की मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी मैं एक्स से ही चेक कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरे को इस साइड के किसी नंबर की कंटिन्यूटी चेक करनी मुझे एक्स से चेक करनी पड़ेगी, लेकिन इस साइड के किसी नंबर की कंटिन्यूटी चेक करनी मुझे माइनस एक्स से चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि इस साइड के नंबर के लिए फंक्शन जो होता है वो माइनस एक्स होता है, समझ गए। और जीरो की कंटिन्यूटी अलग चेक होती है, क्योंकि जीरो के इस साइड के लिए फंक्शन एक्स है और इस साइड के लिए फंक्शन माइनस एक्स है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना, क्योंकि उसकी राइट हैंड लिमिट निकलेगी एक्स से, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी माइनस एक्स से, समझ गए। इस साइड का जैसे कोई पॉइंट मान लो जैसे 3 ले लिया, तो 3 की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एक्स से निकलेगी, और 3 की वैल्यूज भी एक्स से निकलेगी। तो मतलब इस साइड के जितने भी पॉइंट है उनका जो आपका ये वाला जो प्रोसीजर है, ये वाला प्रोसीजर, ये पूरा प्रोसीजर आपको एक्स करके देगा, ठीक है ना। और इस साइड के जितने पॉइंट है जैसे मान लो जैसे एक -2, तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एक्स से निकलेगा, ठीक है ना। अभी आपको समझ में आ रहा होगा ये बात, ठीक है ना, क्योंकि 2 के आप -2 के आप लेफ्ट से पॉइंट डालोगे, माइनस का जो भी नंबर डालोगे या इधर साइड से भी जो भी माइनस का नंबर डालोगे वो माइनस एक्स में ही डलेगा, और -2 भी माइनस एक्स के अंदर डलेगा। तो इस साइड का जो भी नंबर का जो कंटिन्यूटी का प्रोसीजर है वो ये करके देगा। लेकिन जीरो का लेफ्ट राइट का दोनों का प्रोसीजर ये अलग करके देगा, वो अलग करके देगा, तो जीरो का एक अलग केस हो जाता है। तो टोटल हमारे पास 3 केसेस हो जाते हैं। तो हम बोलते हैं केस नंबर 1, केस 1 ये हो जाता है, हम बोलते हैं लेट सी बी, समझ गए। इसकी तरह एक केस नहीं है हमारे पास, यहाँ पे इसकी तरह एक केस नहीं है लेट सी बी एनी रियल नंबर, ऐसे एक केस नहीं है। यहाँ पे 3 केस बनते हैं। पहला होता है लेट सी बी एनी रियल नंबर, ऐसे कहते हैं लेट सी बी एनी रियल नंबर, और कॉमा डाल के सी इज लेस देन जीरो, पहले ये कहते हैं। तो सी कोई भी रियल नंबर है और सी लेस देन जीरो, तो इस साइड का कोई सी है उसके बारे में बात कर रहे हैं ना। तो इस फंक्शन के समझ, इस फंक्शन से जो समझ गए ना, इस साइड के नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक ना। तो हम बोलते हैं कि भाई अगर इस साइड का कोई नंबर है, इस साइड का कोई नंबर है और उसकी मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है, सी इस साइड का कोई नंबर है उसकी कंटिन्यूटी मुझे अगर चेक करनी है तो इस फंक्शन से निकल के आएगा, ठीक ना। तो उसका मैं निकालूंगा लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स अप्रोचेस सी, वो होगा लिमिट, समझना, उस जो वो जो सी इस साइड का अगर कोई पॉइंट है, ठीक है ना, तो उसका जो लिमिट निकलेगा वो माइनस एक्स से निकलेगा, समझ गए ना, माइनस एक्स से निकलेगा, समझ गए। अब आपको समझ में आ रहा होगा, सी अगर उस साइड का पॉइंट है उसका लिमिट भी उसी पॉइंट से निकलेगा, और वो जो कि माइनस सी आएगा, ठीक है ना, और वैल्यू भी उस पॉइंट सी की वैल्यू भी उसी पॉइंट से निकलेगा जो कि माइनस सी निकलेगा, समझ गए ना। सी अगर इस साइड का कोई पॉइंट है, इस साइड पे कोई पॉइंट है सी, तो उसका लिमिट जो होगा, समझ गए, उसका लिमिट भी उसी यही फंक्शन निकाल के देगा, लिमिट भी इसी से निकलेगा और वैल्यू भी उसी से निकलेगा, लेकिन दोनों सेम ही निकल के आ रहा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। तो हम कह देते हैं एज लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज अप्रोचेस सी इज इक्वल्स टू एफ सी, ठीक है ना। सो एफ इज कंटिन्यूस फॉर सी इज लेस देन जीरो। तो बोलेंगे इतना तो कन्फर्म हुआ कि लेस देन जीरो के लिए जितने भी लेस देन जीरो के सी अगर कोई पॉइंट है वो लेस देन जीरो है, तो लेस देन जीरो के सारे पॉइंट्स के लिए हमने कंटिन्यू कंफर्म कर दिया, समझ ना। ऐसे करके आपको करके दिखाना है, और फिर हम बोलेगा ऐसे जीरो से बड़े के लिए करके दिखाना है। समझने केस 2 नहीं, पहले जीरो के लिए करके दिखा दो, लाइन से जाओ, तो पहले इसके लिए सारे इसके लिए, फिर जीरो के लिए, फिर इससे बड़े के लिए, ठीक ना। तो जीरो के लिए करके दिखा दो। जीरो के लिए हम पहले कर चुके हैं, तो किताब उसका रेफरेंस दे देती है, अगर आप देखोगे किताब का, तो कहता है बाय एग्जाम्पल 3 वी नो दैट, कि एग्जाम्पल 3 में पहले ही चीज़ कर चुके हैं, जीरो के लिए साबित कर चुके हैं, ठीक ना। लेकिन एग्जाम में तो नहीं होगा ना, तो एग्जाम में आप दोबारा करोगे। लेट सी इक्वल टू जीरो, सेकंड केस लिखना, लेट सी जीरो के बराबर है, ठीक ना। तो उसका पूरा केस लिखो, तो पूरा केस आएगा कि पहले लिमिट निकलेगा जीरो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, जो कि लिमिट निकलेगा लेफ्ट हैंड से आएंगे जीरो के, तो माइनस एक्स से आएगा, ठीक है ना। एक्स अप्रोचेस जीरो लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या जाएगा जीरो, फिर लिमिट निकालना राइट हैंड साइड से, एक्स अप्रोचेस जीरो फ्रॉम राइट हैंड साइड, जो क्या लिमिट ऑफ एक्स से निकलेगा, फिर
0 जो कि 0 आएगा, ठीक है ना। और फिर हम बोलेंगे F0 निकाल देना जो कि 0 आएगा, ठीक है ना। और फिर लिख देना इन दोनों को लिख देना कि लिमिट f ऑफ x, ठीक ना। और फिर लिख देना एस लिमिट ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना। सो एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। और फिर थर्ड लिखना केस 3, तो यहाँ पे लिखना लेट सी बी एनी रियल नंबर एंड सी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। आप थर्ड केस पे आ गए, तो सी कोई भी रियल नंबर है, पहले इसको साबित कर दे, फिर इसको, अब इसको साबित करें। तो पूरे डोमेन के लिए हम निकाल रहे हैं सारे उसके लिए, ठीक है ना, क्योंकि पूरे डोमेन के समझ गए ना, डोमेन के सारे पॉइंट्स के लिए होना चाहिए, तभी जाके फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन कहलाता है। तो हम पहले इसके लिए कर लिया, अब इसके लिए भी करेंगे, फिर कंफर्म हो जाएगा हाँ भाई पूरे डोमेन के लिए, ठीक है ना। ठीक है, करो। तो आएगा आपका, लिखना आपको लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस सी, अगर सी भी एनी नंबर और वो उस साइड का कोई नंबर एक्स सी को अप्रोच करता है, तो उस साइड के लिए आपको एक्स से करना पड़ेगा, समझ गए ना। जो मैंने ऊपर पहले भी बोला कि अगर कोई यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है ना, सी, और उसका अगर आप लेफ्ट राइट से अप्रोच करते हो तो इसी से आएगा, लिमिट्स का आंसर सी फंक्शन से आएगा, वैल्यूज़ भी उसी से आएगी उस सी पॉइंट्स की। एक्स से निकलेगा ऐसा अप्रोचेस सी, ठीक है ना। सो आपका आंसर आ जाएगा सी एन एफ, सी का जो आंसर आ जाएगा वो सी आ जाएगा, ठीक है ना। फिर वो दोबारा बोल देना, सारी बातें रिपीट कर देना, ठीक है ना। सो वो फंक्शन इज कंटिन्यूस एज लिमिट, लिखना बार बार। सो एफ इज कंटिन्यूस फॉर सी इज ग्रेटर देन 0, ठीक ना। और फिर ऐसे आप इसमें वो डाल सकते हो नंबर्स कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, और फिर लिख देना, ठीक है ना, ऐसे करके यहाँ पे कि फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है ना। एफ इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, एफ एक कंटिन्यूस फंक्शन है, एफ एक कंटिन्यूस फंक्शन है, मैं कह सकते हैं तीनों रिजल्ट से, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और मैं बोलूँगा जरा एक बात बताओ, ये फंक्शन क्या अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है इसकी तरह? नहीं, इसकी तरह थोड़ी है, ये तो पूरी डोमेन के लिए, पूरी डोमेन मतलब माइनस प्लस आई नंबर के लिए यही है, ये समझ गए ना। तो बोले हाँ ठीक है, इसका तो मैं सीधा लेट सी भी एनी रियल नंबर से कर दूँ, जैसे इसको करा था ये वाला, समझ गए ना। हाँ इसको ऐसे करना पड़ेगा, समझ गए ना, ये डायरेक्ट होगा। जो बिहेवियर चेंज करेंगे उन्हीं के साथ ये केसेस के ड्रामे होंगे, अदरवाइज और किसी के साथ नहीं होंगे, समझ गए। तो इसके साथ हम करेंगे कि लेट, नहीं नॉट लेट, पहले सबसे पहले वाला स्टेप करना है आपको, और डोमेन बताना है, ठीक है ना। तो आपको लिखना है कि हेयर, सबसे पहले डोमेन बताना, ठीक है ना, हेयर डोमेन ऑफ एफ इस आर, जो डोमेन एफ की वो रियल नंबर है। कई बच्चे कहते हैं कि रियल नंबर ही तो होगा हर बार, डोमेन रियल नंबर से कम भी होता है, क्या हाँ होता है। जैसे वाई इक्वल टू रूट एक्स के बारे में बात करूँ, अगर ये एक फंक्शन आप इसको ट्रीट करो, ठीक है ना, तो उसका डोमेन क्या होगा, मतलब इसमें नेगेटिव नंबर आप डाल नहीं सकते, पॉजिटिव नंबर ही डालेंगे, समझ गए ना। इसका ग्राफ ऐसे जाएगा रूट एक्स। सो ये समझ गए ना, ये फंक्शन है, इसको अगर आप फंक्शन ट्रीट करो तो इसका जो डोमेन है वो आर प्लस है, बस इसका डोमेन बस आर प्लस है। तो कोई फंक्शन ऐसे हो सकते हैं, लॉग एक्स का जो वाई इक्वल टू लॉग एक्स फंक्शन का जो डोमेन होता है वो आर प्लस होता है। कई फंक्शन होते हैं भाई जिनका डोमेन आर प्लस भी होता है। तो आपको पहले डोमेन क्लियर करना है कि भाई डोमेन है क्या, भाई मेरी फंक्शन दे रहा है तो डोमेन है क्या, कि मुझे किन पॉइंट्स के लिए चेक करना है, वो कौन कौन से पॉइंट है जिनके लिए चेक करके मुझे कंफर्म करना है फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। तो अभी तो मुझे दिखा कि जो डोमेन है वो पूरी आ रही है, मुझे सब पूरे सारे रियल नंबर के लिए चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये कंफर्म करने के लिए फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। फिर उसके बाद बोलो भाई लेट सी बी एनी रियल नंबर, ठीक है। लिमिट निकाल देंगे एफ ऑफ एक्स का इज एक्स अप्रोचेस सी, जो कि आ जाएगा लिमिट ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज एक्स अप्रोचेस सी। और क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो सीधा डल जाएगा, क्या कर दो सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। आपको समझ में आ रहा होगा, कई बार वो किताब में वो डायरेक्ट डाल रहा है, कई बार वो अलग अलग केसेस कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, क्यों कब होते हैं केसेस कब नहीं होते, आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी।
मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कब कौन से स्टेप्स करने हैं। अभी आपको बातें समझ में आ रही होगी, ठीक ना। हम बोलेंगे ठीक है ये हो गया, फिर हम बोलेंगे अब बोलेंगे दूसरा ये करो, फंक्शन की वैल्यू निकालो सी पे, वो तो आगे सीधा सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस वन यही आगे वो तो फिर ये लिख दो कि एज वो सेम आ रहा है, तो फिर लिख दोगे ना, तो फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर एनी सी, सारे सी के लिए हो गया, तो फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन हो गया, समझ गए ना, क्योंकि सारे रियल नंबर के लिए हो गया, समझ गए, तो खुद से रिपीट कर सकते हो, मैंने लिखवा रहा अब, ठीक है। आगे बढ़ो, एग्जाम्पल नंबर 9 पे आ जाओ, ये अच्छा है, ये एक एग्जाम्पल एक कुछ अच्छी चीज़ सिखा के जाएगा आपको, ये करना है, ठीक है ना। सॉरी, कह रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है 1/x, और कह रहा है एक्स नॉट इक्वल टू 0। एक्स नॉट इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि अगर हम एक्स के पे 0 रख देंगे तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाता है, इसलिए 1/x जो फंक्शन होता है इसमें 0 अलाउड नहीं होता एक्स की जगह पे, ठीक है ना। तो हम ये कहते हैं कि जरा बताना डोमेन क्या है इसका, मिलते हियर डोमेन ऑफ एफ का डोमेन क्या है, अब इसको जो डोमेन पता है क्या है, इसको डोमेन इज, बोले आर रियल नंबर नहीं है इसका, सारे रियल नंबर नहीं डाल सकते आप इसके अंदर, पॉजिटिव के साइन नंबर डाल सकते हो, नेगेटिव के साइन नंबर डाल सकते हो, ठीक है ना। इसमें 1 रख दो, एक्स के यहाँ पे 2 रख दो, 1/2 वो एक आंसर हुआ, ठीक है ना। इसको y इक्वल टू 1/x ट्रीट करो, ठीक है ना। आप एक्स पे 1 रख दो, 2 रख दो, तो एक्स पे 2 रखा तो y का आंसर है 1/2, ठीक है ना। एक्स पे 3 रखा तो y का आंसर है 1/3, एक्स पे 4 रखा y का आंसर है 1/4, समझ। आप मशीन में कुछ आंसर डाल रहे हो, 2 डाला आंसर है 1/2, समझ गए ना। आपने 3 डाला आंसर है 1/3, समझ गए ना, ऐसे करके हो रहा है। 0 नहीं डाल सकते बस आप, अब माइनस के नंबर भी डाल सकते हो, माइनस का 2 डाला आंसर है माइनस का 1/2, समझ गए ना, ऐसे करके हो रहा है। आई बातें समझ में आ रहा होगा। आप कोई से भी नंबर यहाँ पे डाल सकते हो, माइनस के प्लस के सारे नंबर डाल सकते हो, 0 नहीं डाल सकते, तो इसको हम कहते हैं इसका डोमेन सारे रियल नंबर है, बस इसका एक्सेप्ट 0, तो उसको हम ये घटा के ऐसे ये दिखाएंगे। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इसका डोमेन ये है, ये इसका डोमेन है, समझ गए। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। हम बोलेंगे ठीक है, तो बेसिकली मुझे इन सारे पॉइंट्स के लिए, सारे रियल नंबर के लिए चेक करना है, 0 के लिए चेक नहीं करना, क्योंकि 0 इसके डोमेन के अंदर ही नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। हम बोले अच्छा, और हम बोलेंगे कि अब वो बोलो कि लेट सी बी एनी, आपको बोलना है नॉन ज़ीरो रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर समझना, सी ऐसे लेना नॉन जीरो रियल नंबर, क्योंकि 0 तो अलाउड ही नहीं है, तो सी एक नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है, तो ये हो जाएगा नॉन जीरो रियल नंबर, समझ गए ना। या फिर यहाँ पे भी ऐसे लिख देना कि डोमेन ऑफ एफ इज़ नॉन जीरो रियल नंबर। यार मैं उसमें देख लूँ कैसे लिख रहा है, फिक्स एनी नॉन जीरो, उसने सीधा नॉन जीरो रियल नंबर लिख दिया, वो डोमेन मतलब ऐसे लिख देना आप, हेयर द डोमेन पहले बता देना, क्लियर कर देना, इसका जो डोमेन है वो नॉन जीरो रियल नंबर है, ठीक है ना। और लेट सी भी एनी नॉन जीरो रियल नंबर, क्योंकि डोमेन जो है उसी के लिए हमारे को चेक करना होता है, तो हम सी नॉन जीरो रियल नंबर के लिए बात करें, ठीक है। और फिर हम बोलेंगे जरा बताना, जरा लिमिट चेक करना ऑफ एक्स एक्स अप्रोचेस सी, बोले वो क्या आएगा, अरे वो आ जाएगा भाई लिमिट ऑफ 1/x एक्स अप्रोचेस सी, ठीक है ना। और मैं जब इसमें डालोगे 1 में सी आ जाएगा उसका आंसर, क्योंकि एक रैशनल फंक्शन है, बटे में रैशनल फंक्शन, ठीक है ना। पॉलिनोमियल है, इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, और ये लीनियर पावर 1 वाला पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल बटे पॉलिनोमियल रैशनल पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, समझ गए ना। रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है, पॉलिनोमियल बटे पॉलिनोमियल रैशनल फंक्शन है। और रैशनल फंक्शन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि वो लिमिट अलग अलग, इसकी अलग और इसकी अलग हो जाती है, ठीक है ना, दोनों की अलग अलग हो जाती है। और 1 की लिमिट जब एक्स अप्रोचेस सी करेगा, 1 की लिमिट जब एक्स सी को अप्रोच करेगा तो 1 ही दे देगा, और एक्स की लिमिट जब एक्स सी को अप्रोच करे तो पॉलिनोमियल है तो उसमें सी डल जाएगा, तो सी आ जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, या सीधा बोल दो कि सी डल गया और आपको 1/c आ गया, ऐसे भी कह दूँ, ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा, तो लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैथमेटिक्स क्या है जो बैकग्राउंड में काम कर रहा है, ठीक है ना, कि इन दोनों का लिमिट वैसे अलग अलग हुआ है, और 1 का लिमिट एक्स अप्रोचेस सी 1 ही आ गया है, और एक्स का लिमिट एक्स अप्रोचेस सी आ गया है, ठीक है ना। फिर बोलेंगे ठीक है, अब इधर ये बताना एफ सी का आंसर बताना, बोले वो तो 1/c आएगा। सो फिर ये बोलो कि एज जो लिमिट का आंसर है एफ ऑफ एक्स का एक्स अप्रोचेस सी, वो एफ सी के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। सो एफ इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन, तो एफ ए कंटिन्यूस फंक्शन हुआ, हम बोलेंगे हाँ, क्योंकि डोमेन के सारे पॉइंट के लिए साबित हो गया ना वो। अब इसमें देखो मतलब मैं जो कह रहा था, ये क्वेश्चन आपको कुछ चीज़ सिखा के जाएगा। इस फंक्शन का अगर आप ग्राफ बनाते हो, अगर आप 1/x का ग्राफ बनाओगे तो वो कुछ ऐसा बनता है। इस ग्राफ को बनाने के लिए आपको पेन उठाना पड़ेगा,
ऐसे जब आप ग्राफ बनाओगे फिर आपको ऐसे पेन उठाना पड़ेगा ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है ना। और कहाँ पे उठाना पड़ेगा, तो हम कहते हैं ऐसे हम ग्राफ बना रहे हैं, फिर यहाँ पे जीरो के पास आते हैं तो जीरो पे यहाँ पे हम ग्राफ को मतलब जीरो पे हमारे को पेन उठाना पड़ेगा, सिंपल हम ये कहते हैं, ठीक है। जीरो के बहुत पास आने के बाद यहाँ फिर हमारे को पेन उठाना पड़ता है यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए, तो हम कहते हैं जीरो पे हमारे को पेन उठाना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो कि जीरो पे जो फंक्शन है वो नॉट कंटिन्यूस है, जीरो पे ग्राफ बनाने के लिए पेन उठाना पड़ता है, समझ गए ना। जैसे ये फंक्शन है इस पे भी जीरो पे ग्राफ बनाने के लिए पेन उठाना पड़ता है। हम बोलेंगे -1 -2 ये जो पॉइंट्स है इन पे अगर बात करो तो पेन उठाना नहीं पड़ता ग्राफ बनाने के लिए। तो ये फंक्शन -1 -2 इन पॉइंट पे कंटिन्यूस है, 1 2 3 इन पॉइंट पे कंटिन्यूस है, जीरो पे नॉट कंटिन्यूस है। आप ये कह सकते हो जीरो पे ग्राफ बनाने के लिए पेन उठाना पड़ता है। ये पॉइंट 2 पे या कुछ चीज़ का ये तो हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है, तो हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो फंक्शन ही कंटिन्यूस है, ठीक है ना। इस फंक्शन को बोलने कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट पे तो कंटिन्यूस है लेकिन एक पॉइंट है जीरो, उसकी डोमेन के अंदर एक पॉइंट है जीरो जिस पे कंटिन्यूस नहीं है। और बात ये होती है कि डोमेन के सारे पॉइंट्स के लिए कंटिन्यूस होना चाहिए। तो ये एक पॉइंट से मात खा गया कि जीरो से मात खा गया, समझ गए ना। तो बोले कि मात तो ये भी खा गया ना, मात तो ये भी खा गया, फिर जीरो से तो मात ये भी खा गया। बोले कि नहीं ये नहीं खाया मात, क्योंकि जिस पॉइंट से मात खा रहा है वो उसकी डोमेन के अंदर ही नहीं है। बात ये एक्स अलाउड इन डोमेन के अंदर, नॉन जीरो रियल नंबर है डोमेन के अंदर। अभी आपको बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। कि बात यह है कि डोमेन के सारे नंबर्स के लिए एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन के लिए फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। हम बोलेंगे ये जो फंक्शन है ये एक पॉइंट है जीरो जिसके लिए नॉट कंटिन्यूस दिख रहा है, लेकिन जिस पॉइंट के लिए जिस पॉइंट पे पेन उठाना पड़ रहा है, लेकिन जिस पॉइंट पे पेन उठाना पड़ रहा है वो डोमेन के अंदर ही नहीं है, तो फिर हम बोलेंगे फिर तो दिक्कत ही नहीं हुई ना। ये फंक्शन नॉट कंटिन्यूस इसलिए है, इसको नॉट कंटिन्यूस इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि जिस पॉइंट पे ग्राफ मतलब पेन उठाना पड़ रहा है वो पॉइंट डोमेन के अंदर है। तो डोमेन के अंदर एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन के लिए फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। तो डोमेन के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जिसके लिए ग्राफ नॉट कंटिन्यूस, जीरो डोमेन के अंदर आप एक्स इक्वल टू जीरो के लिए भी फंक्शन कुछ है, फंक्शन को डिफाइन रखा गया, आप ये कह सकते हो, ठीक है ना। एक्स इक्वल टू जीरो के लिए फंक्शन 1 है, तो हम कह रहे हैं जीरो के लिए भी फंक्शन कुछ है, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना। मतलब फंक्शन जीरो फंक्शन के डोमेन के अंदर हम ये कहेंगे, ठीक है ना। तो समझ गए ना, डोमेन के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जिसके लिए फंक्शन मतलब जहाँ पे ग्राफ को पेन उठाना पड़ा जिस ग्राफ बनाने के लिए, डोमेन के अंदर एक ऐसा पॉइंट है, तो इसलिए हम बोलेंगे ये फंक्शन नॉट कंटिन्यूस फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे हम बोलेंगे जिस ये जो फंक्शन है जिसका ग्राफ बनाने के लिए पेन उठाना पड़ रहा है, जिस पॉइंट पे पेन उठाना पड़ रहा है वो पॉइंट डोमेन के अंदर नहीं है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो भले ही मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई फंक्शन का ग्राफ आपको दिखे जिसमें पेन मतलब ग्राफ बनाते समय पेन उठाना पड़ रहा है, पर वो फंक्शन फिर भी कंटिन्यूस फंक्शन हो सकता है क्योंकि जिस पॉइंट पे आपको पेन उठाना पड़ रहा है वो डोमेन के ही बाहर हो। तो इस बात को ध्यान रखना, अब आपको बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे समराइज कर सकते हो, कोई फंक्शन का ग्राफ अगर आप बना रहे हो और पेन नहीं उठाना पड़ रहा तो गारंटीड वो फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है। और कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ बनाते समय पेन उठाना पड़ रहा है, ठीक है ना, तो जिस पॉइंट पे पेन उठाना पड़ रहा है वो पॉइंट अगर डोमेन के अंदर है, जिस पॉइंट पे पेन उठाना पड़ रहा है वो डोमेन के अंदर है, तब तो बोलना फंक्शन नॉट कंटिन्यूस, क्योंकि वो पॉइंट डोमेन के अंदर है और पेन उठाना पड़ रहा है उस पॉइंट पे। तो डोमेन के एक पॉइंट के लिए एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन के लिए फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, तो डोमेन के एक पॉइंट के लिए नॉट कंटिन्यूस हो गया ना, तो आपको मना करना फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। लेकिन जिस पॉइंट के लिए वो नॉट कंटिन्यूस है, समझिए ना, वो डोमेन से बाहर कर दिया जाए, मान लो जैसे ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, ठीक है ना, ये फंक्शन आप क्लियर बोलोगे फंक्शन नॉट कंटिन्यूस फंक्शन है। हम बोले क्यों, क्योंकि ये फंक्शन जो है नॉट कंटिन्यूस फंक्शन है, क्यों, क्योंकि ये वैसे तो कंटिन्यूस है लेकिन दो पे पेन उठाना पड़ता है ग्राफ बनाने के लिए, तो एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन के लिए कंटिन्यूस नहीं है ना, दो पे ग्राफ सारे पॉइंट के लिए नहीं है ना, जीरो के लिए है, 1 के लिए है, सब के लिए है, पर दो के लिए नहीं है, समझ गए ना। तो हमारे को बोलना है ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कॉमा डाल के लिख दूँ x इज़ नॉट इक्वल टू 2, मतलब दो को मैं डोमेन से बाहर कर दूँ, तो आपने बोला कि दो को डोमेन से बाहर कर दिया तो फिर तो कंटिन्यूस हो, क्योंकि बाकी जो पॉइंट बचे डोमेन के अंदर उन सबके लिए तो कंटिन्यूस है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक है ना। मतलब जो एनसीईआरटी शुरू में बात आपको पढ़ाती है कि ग्राफ वगैरह पेन उठाए बन जाए तो कंटिन्यूस है और पेन उठा के बने तो नॉट कंटिन्यूस है, ये बात पूरे तरीके से ठीक नहीं है। इस बात में थोड़ी सी और क्लैरिटी की ज़रूरत होती है कि ग्राफ पेन उठा के बनाना पड़े तो भी आपको फंक्शन कंटिन्यूस हो सकता है, ध्यान देना होता है कि भाई जहाँ पे उठाना पड़ रहा है वो पॉइंट डोमेन के अंदर है कि नहीं, वो ध्यान दो। अगर डोमेन के अंदर
है वो पॉइंट, तब तो फिर डिसकंटिन्यूस बोलो। और जिस पॉइंट पे ग्राफ उठाना पड़ रहा है वो डोमेन के अंदर ही नहीं है तो फिर फंक्शन कंटिन्यूस रहता है तब भी। जैसे ये फंक्शन है, जिस पॉइंट पे ग्राफ का पेन बनाने के लिए पेन उठाना पड़ रहा है वो डोमेन के अंदर ही नहीं, तो फंक्शन तब भी कंटिन्यूस है। अब आपको बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बाकी अगले पेज पे किताब ने उसने कुछ इन्फिनिटी वगैरह को एक्सप्लेन कर रखा है, उसको छोड़ देना। एग्जाम्पल नंबर 10 पे आ जाओ सीधा। एग्जाम्पल नंबर 10 में कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन दे रखा है आपको, कह रहा है एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 और एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए दे रखा है, ठीक है ना। उसने बगल में ग्राफ भी बना के दे रखा है, ग्राफ छोड़ दो वैसे समझ में आ जाएगा। और वो कह रहा है कि आपको डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन की कंटिन्यूटी पर डिस्कस करना, मतलब सारे डोमेन की सारी वैल्यूज़ के लिए। तो इसको आप ग्राफ एग्जाम में ग्राफ मतलब मत बनाना, टाइम ही नहीं होगा उतना ग्राफ बनाने का। सिंपल हम ऐसे कहते हैं कि भाई ये 1 है, ठीक है ना। 1 के इस साइड के लिए फंक्शन अलग तरीके से बिहेव कर रहा है और इस साइड के लिए फंक्शन अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हो, जो क्या है फंक्शन, हम बोलेंगे 1 से ग्रेटर देन के लिए फंक्शन इस साइड के लिए एक्स, मतलब ब्लैक पेन से लिख दो क्योंकि आप तो एक ही पेन यूज़ करोगे ना एग्जाम के अंदर, ब्लू पेन, जैसे ब्लू होगा आपके पास। तो एक्स -2 की तरह बिहेव कर रहा है इस साइड के लिए, और इस साइड के लिए कर रहा है एक्स +2 की तरह बिहेव, ठीक है ना। 1 और 1 से इस साइड के लिए, ठीक है ना। समझ गए ना, ऐसे ऐसे दिखा दिया, उस साइड के लिए एक्स -2 की तरह, इस तरह x+2 की तरह बिहेव कर रहा है। तो मैंने बोलता जो फंक्शन बिहेवियर चेंज करता है उसमें 3 केस होंगे, एक इस साइड के लिए अलग, इस साइड के लिए और 1 के लिए अलग। तो वही 3 केसेस पे कर करके दिखाओ, ठीक है ना। तो केस 1, ठीक है ना, सी बी एनी रियल नंबर एंड सी इज़ लेस देन 1, ठीक है ना। सी कोई रियल नंबर है और सी 1 से छोटा का नंबर है। तो समझ गए ना, तो यहाँ पे वो कोई नंबर है, उन सब पॉइंट्स के लिए फंक्शन सी x+2 है, उन सभी सीज के लिए, उन सभी पॉइंट्स के लिए फंक्शन x+2 है। तो उन सब की लिमिट्स बी सी से निकलेगी और वैल्यूज बी सी से निकलेगी, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि लिमिट ऑफ फंक्शन अगर मैं निकालूंगा x अप्रोचेस सी, ठीक है ना, तो लिमिट निकलेगी x+2 से अप्रोचेस सी, तो निकलेगा आपका c+2, ठीक है ना, क्योंकि पॉलिनोमियल सीधा c+2 डाल देंगे और बोलेंगे एफ सी बताना, अब लोग c+2 आएगा, ठीक है ना। तो आप फिर वो लिख दोगे एस, समझ गए ना, वो मॉड वाला करा था तो उससे काफ़ी क्लोज मैच करेगा ये, आपको समझेगा हाँ कुछ कुछ वैसे वैसे स्टेप्स है, ठीक है ना। तो बोले एज क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस सी इज इक्वल्स टू एफ सी, ठीक ना। तो लिख देना सो एफ इज कॉन्टिन्यूस फॉर सी इज लेस देन 1। केस नंबर 2 बात करना है एक्स सी इक्वल टू 1 के लिए, ठीक ना। तो फॉर या फिर पीछे पहले मैंने कैसे लिखा था, लेट लिखा था क्या, पहले मैंने क्या लिखा था, लेट लिखा था, लेट ही लिख दो, लेट सी इक्वल टू 1। तो आपके 1 करेंगे, ठीक है ना, समझिए ना। तो 1 से छोटे नंबर, अब 1 पे बात करेंगे, फिर 1 से बड़े के बारे में, ठीक है ना। तो सी इक्वल टू 1, सो हम बोलेंगे कि लिमिट निकालेंगे, और 1 के लिए क्या होगा, हम बोलेंगे 1 के जब लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो यहाँ से 1 0 0.5 वो सब नंबर डालेंगे लेफ्ट से अप्रोच करते समय, और उन सब नंबर के लिए फंक्शन ये बिहेव करेगा। राइट से अप्रोच करेंगे तो 2 1.5 नंबर डालेंगे, उन सब के लिए फंक्शन ये बिहेव करेगा। तो उसका लेफ्ट राइट लिमिट अलग अलग निकलेगा, ठीक है ना। सो बोलेंगे लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड वो अलग निकलेगा, लिमिट ऑफ फंक्शन एज एक्स अप्रोचेज 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड वो अलग निकलेगा। लेफ्ट हैंड साइड को जो लिमिट निकलेगा तो फंक्शन x -+2 की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ पर लिमिट x -2 की तरह बिहेव करेगा, x अप्रोचेज 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। इसमें आंसर आ जाएगा आपका, क्या बोलते हैं, 1 डल जाएगा ना सीधा, तो 3 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ये तो मैच नहीं कर रहा। हाँ ठीक है, मैच नहीं कर रहा, तो मेरा आ गया फिर, ठीक है, तो मेरा आ गया यहाँ पे, मतलब लिमिट ही मैच नहीं कर रहा, तो सीधा आपको बोलना है सो एफ इज़ नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू वाई एक्स एट एक्स इक्वल टू 1। सिंपल सीधा यही कह सकते हैं, एक्स इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस ही नहीं है। सीधा हाँ, मतलब वो किताब ने पहले बीच में वो लिख दिया,
ये बात लिख के बता दी, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट से मैच नहीं कर रही है, जो कि दिख जा रहा है, तो मतलब सीधा आप ऐसे बोल देना कि तो नहीं आ रहा, मतलब वन पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1। फिर हमारे को थर्ड केस और लेना है। कंटिन्यूटी पे जब वो कहता है ऊपर जो क्वेश्चन में समझता है डिस्कस द कंटिन्यूटी, तो मतलब सारे पॉइंट्स पे चेक करके बताना है हमारे को, ठीक है ना। तो मतलब बस ये नहीं बोलना कि कंटिन्यूस है कि नहीं फंक्शन, वैसे तो मैं कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं कैसे डिसाइड होता है, अगर एक पॉइंट पे भी वो कंटिन्यूस नहीं होता फंक्शन तो उस कैटेगरी से वो बाहर हो जाता है। सारे ही पॉइंट पे कंटिन्यूस होना चाहिए, सारे ही पॉइंट पे कंटिन्यूस होना चाहिए, एक पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं होता तो वो कंटिन्यूस कैटेगरी से बाहर हो जाता है। तो वैसे ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूस कैटेगरी से बाहर हो चुका है, क्योंकि ये लेस देन वन के सारे पॉइंट के लिए कंटिन्यूस था, पर ये वन पे नॉट कंटिन्यूस हो चुका है। ये फंक्शन यहाँ पे मैं साबित कर चुका हूँ कि वन पे नॉट कंटिन्यूस है, तो ये फंक्शन मेरा नॉट मतलब कंटिन्यूस की कैटेगरी से बाहर हो चुका है। अगर क्वेश्चन ये होता कि ये चेक करो फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं, तो मेरा क्वेश्चन यही खत्म कर देता, मैं बोलता भाई ये फंक्शन कंटिन्यूस की कैटेगरी से बाहर हो गया। लेकिन उसने बोला है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, तो मेरे को सारे पॉइंट्स वगैरह सब चेक करके बताने पड़ते हैं इसमें, मतलब इसमें सब कुछ चेक करना है। समझ में आ रहा होगा आपको, लेकिन अगर क्वेश्चन होता कि बस ये चेक करो कि फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं, जैसे पीछे क्वेश्चन आए थे उसने पूछा था कि फंक्शन बताओ कंटिन्यूस है कि नहीं, तो मैं यहाँ पे रुक जाता सेकंड केस के बाद ही और मैं सीधा बोल देता भाई देखो यहाँ दिख गया मेरे को फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है। तो एक पॉइंट भी काफ़ी होता है कहने के लिए फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि एवरी पॉइंट होना चाहिए, एवरी पॉइंट, एक पॉइंट पे भी मना हो गया तो फंक्शन कंटिन्यूस कैटेगरी से बाहर हो जाता है। तो मैं से मना कर देता, पर अभी कंटिन्यूटी चेक करना, डिस्कस द कंटिन्यूटी बोला तो सारे पॉइंट चेक करने होते हैं, मतलब चाहे वो किसी पॉइंट पे निकला नहीं निकला कंटिन्यूस, अगला पॉइंट फिर भी चेक करना है, फिर भी चेक करके बताना है। तो थर्ड केस ये भी लेना पड़ेगा, लेट सी बी और रियल नंबर, ठीक है ना, एंड सी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना। फिर हम बोलेंगे लिमिट, अब सी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो सी यहाँ पे कोई नंबर है, ठीक है ना, और उसके लिए जितने भी वहाँ पे कोई भी नंबर है सी, उसका लिमिट और वैल्यू सभी सी फंक्शन से निकलेगा। पहले एफ एक्स लिख देना, फिर लिख देना, ठीक है ना, एफ एक्स अप्रोच सी लिमिट एक्स माइनस टू एस एक्स अप्रोच सी सी माइनस टू, और एफ सी का जो आंसर आएगा वो सी माइनस टू ही आएगा, ठीक है ना। सो हम ये लिख दोगे, ठीक है ना, तो एस जो लिमिट का आंसर आ रहा है ऑफ एफ ऑफ एक्स अप्रोच सी, वो एफ सी के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। सो आप लिख दोगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल सी इज ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 के लिए भी वो कंटिन्यूस है, मतलब ये लेस देन 1 के सारे पॉइंट के लिए कंटिन्यूस फंक्शन, ग्रेटर देन 1 के लिए सारे पॉइंट के लिए कंटिन्यूस फंक्शन, बस 1 के लिए कंटिन्यूस नहीं है फंक्शन। तो नीचे वो लिख देता, सो कहाँ लिखा है, डू नॉट फंक्शन हैज डू नॉट the graph of continuous function person the one is the only point of discontinuity, the one is the only point of discontinuity, नीचे आंसर लिख के दे रहा है, ठीक है ना। द ग्राफ द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी द ग्राफ ऑफ फंक्शन गिवन इन द फिगर, वो ग्राफ भी दे रखा है, बस उस पर ध्यान नहीं देना, ग्राफ हमारे को एग्जाम में नहीं मांगेगा, वो हमारे को बस कंटिन्यूटी के बारे में डिमांड करता है, ठीक है, तो इसमें आप आगे लिख देना, तो इसके लिए भी कंटिन्यूस है। तो मतलब समझ गए ना फंक्शन, आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया ना कि इसके लिए कंटिन्यूस है, सबके लिए, उसके लिए कंटिन्यूस है, और इसके लिए बस 1 के लिए कंटिन्यूस नहीं है। जो नीचे वो लिख के आंसर में लिख के दे रहा है वो आप भी लिख के दे सकते हो कि भाई हमने पूरा जो कंटिन्यूटी के सारे केसेस चेक करे, इसको मैं भी लिख देता हूँ, तो हम इसको लिख देंगे, सो एफ इज़ कंटिन्यूस फॉर सी इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। सो बोलेंगे फिर उसको 1 2 एंड 3 कह सकते हो, ठीक है ना, 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 कह देना, 1 2 and 3, f is continuous for all real numbers except 1, ऐसे लिख देना, except x equal to 1, x equal to 1 ऐसे करके लिख के खत्म कर देना। आई होप आपको समझ में ना, आंसर ऐसे दे देना होता है बस, ठीक है ना।